नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज की जो बड़ी बहस है वो दरअसल कई राज्यों में जो हलचल है उस पर है। क्या हलचल है? हलचल ये है कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण पर बड़ी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। और इसमें मुख्य रूप से बीजेपी के शासित 3 राज्य में इन दिनों ज्यादा हलचल है। पहला राज्य कौन? पश्चिम बंगाल, जहां पर कि बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, लगातार योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं सपा के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर। और तीसरा राज्य जो मध्य प्रदेश है वो उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जो कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोल दिया है कि अब एक शादी करने वाला ही मध्य प्रदेश में रह पाएगा, और इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी लेकर आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण पर बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। और ये भी कि क्या ये जितनी भी कार्रवाई कर रही है बीजेपी की राज्य सरकारें, ये क्या अपने वादों के मुताबिक ही कर रही हैं? क्योंकि आप अगर इनके मैनिफेस्टो देखिए, घोषणा पत्र जिनको कि ये जारी करके सत्ता में आए हैं, तो उससे ये तालमेल खाते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टों पर, गुंडों पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत किसे है और क्यों है ये दिक्कत? दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और अभिषेक बनर्जी तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि एक बार जरा मैं सत्ता में वापस तो आ जाऊं, बीजेपी के सारे ऑफिस को गिरा दूंगा बुलडोजर से। इस तरह की भी बात आ रही है। तो ये बड़ी बात कि आखिर इन कार्रवाइयों को लेकर दिक्कत किनको है और क्यों दिक्कत होनी चाहिए, ये भी बात। और ये भी पड़ताल करेंगे कि क्या विपक्ष जो कह रहा है कि ये बदले की कार्रवाई, उसमें कुछ दम है क्या? हम आपको लगातार बताएंगे, दिखाएंगे, और साथ में हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको जरा दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप की बातें सुनवाते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बात सुनवाते हैं कि वो इन कार्रवाइयों को लेकर क्या कह रहे हैं। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी তিনি নির্বাচন ঘোষণার আগে দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে এসে বলেছিলেন যে बंगाल देश का कैपिटल, कल्चरल कैपिटल है, ये बंगाल को फिर पुनर्निर्माण करना चाहिए। আজকের এই উদ্বোধন মাননীয় মোদিজির যে গ্যারান্টি, তার যে গ্যারান্টি পূরণের আরেকটি মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হলো। তাই আমি কালচারাল মিনিস্ট্রিকে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। तो जैसा कि पश्चिम बंगाल से आपने खबरें सुनी होगी कि अभिषेक बनर्जी के एक दफ्तर पर बुलडोजर चल गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जब सरकार बदलेगी और हमारी सरकार बनेगी तो बीजेपी पार्टी के भी ऑफिस तोड़े जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि जब आप सरकार में थे तो जहां मर्जी वहां ऑफिस बना लिए और प्लान भी नहीं बनाया। अब कानून तो मानना ही पड़ेगा। আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া। যে ধারায়, যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। इलीगल कोई चीज़ तो खड़ा नहीं रहना चाहिए, जो लीगल है वही खड़ा होना चाहिए। जब टीएमसी की सरकार थी, अभिषेक बनर्जी अपने आप को राजकुमार समझते थे, तो जहां मर्जी हुई वहां कुछ कर लिए, ऑफिस बना लिए, प्लान भी नहीं किया। जगह को लेकर डिस्प्यूट है, किस कौन मालिक है इसको लेकर डिस्प्यूट है, तो उस समय राजकुमार समझते थे अपने आप को, तो अपना जमींदारी चलाते थे। अब जमींदारी नहीं है, यहाँ पे लॉ मानने वाली सरकार यहाँ पे है। स्वाभाविक है आपको लॉ मानना पड़ेगा। और टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगतो राय ने कहा कि हम इन कार्रवाइयों की घोर निंदा करते हैं। वो पार्टी का अपना ऑफिस था, कोई गैर कानूनी नहीं था। ये जुल्म चल रहा है। बुलडोजर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ, अभी यहां पर चल रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।
तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण तोड़ने का फैसला तो सरकार ने सबूत और दस्तावेज को देख कर लिया है। अगर किसी को लगता है कि उसका निर्माण अवैध नहीं है तो उसे कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं। वो पार्टी का अपना ऑफिस था, कोई बेगैर कानूनी नहीं था। ये जुलूम चल रहा है, बुलडोजर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, अभी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ। एक दिन उसको ये जवाब देने पड़ेगा। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो कौन लीगल है कि नहीं है, ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहां जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। तो ये आपने पश्चिम बंगाल के हलचल को लेकर प्रतिक्रियाएं देख ली, सुन ली। अब चलते हैं यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, कमजोर, किसान, महिलाओं के बारे में सोच सके। उस समय कानून व्यवस्था और गरीब किसान महिलाओं के लिए काम नहीं किया गया। सुनिए। 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी। और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, क्योंकि वहां बात जो है ना वो सीधे हमले पर आ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहे हैं। थोड़ा पहले की प्रतिक्रिया वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले लोग कहते हैं कि यूपी में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है उनके पास। बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है। और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। तो अखिलेश यादव भी सीधा हमला सीएम योगी पर ही बोल रहे हैं। और सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि बीजेपी के लोग तो बाहुबली हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव तो किसी के भी सगे नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए लोग तो बाहुबली कहलाते हैं। उन बाहुबलियों की सूची माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी है, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना है, समाजवादी पार्टी को नहीं देना है। समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को 2027 में साफ करने जा रही है। अखिलेश जी जब अपने बाप के नहीं हुए तो दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? पहले अपने गिरीबान में झांक के देखें। अपने बाप के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो वो दूसरे पे उंगली क्या उठा रहे हैं?
तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इन सब पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आपने सुन तुष्टीकरण की, क्योंकि मध्य प्रदेश में तुष्टीकरण वाला मामला इन दिनों ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है, जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। तो ऐलान कर दिया है सीएम मोहन यादव ने कि इसी सत्र में वो यूसीसी लेकर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का समान कानून तो होना ही चाहिए। हर स्टेट के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार बनते ही लाने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी। आज तो एक मुसलमानों का कानून है, एक ईसाइयों का है, एक हिंदुओं का है। हर स्टेट में बनाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? फिर तो 28-29 कानून बन जाएंगे। ये सरकार बगैर सोचे समझे इस तरीके के कानून बना रही है और सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के और कोई काम नहीं करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी, हमने विरोध किया था। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ का पहला आंदोलन था वो। देश के लिए पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और इसलिए हमारी तो विचारधारा वही रही और हमने जैसे मौका मिला धारा 370 हटा दी और इस देश में रहने वाले हर नागरिक के साथ समान कानून होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि ये महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करती। भाजपा के नेता प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में ये पेश हो जाएगा यूसीसी और सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। रखिएगा अपनी बात। कई बार कह चुका हूं कि क्यों आज आवश्यकता पड़ रही है। क्या देश के जो लोग हैं क्या वो भारतीय नहीं है? देश के लोग क्या हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को बधाई। सही समय, सही स्थान चयन करने का काम उन्होंने किया है। जगदीशपुर, इस्लामपुर से जगदीशपुर, जगदीशपुर से इस्लामपुर, ये घटनाएं इस भारत की धरती पर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से ये बिल्कुल नियत स्थान है। कल विधानसभा में आएगा और उसके बाद उसके बाकी बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं आपने देख ली, सुन ली और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुख्यतः 3 मुद्दे हैं: भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण। इस पर सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का सवाल भी है। उनके सवाल जो है उनमें कितना दम है, सरकार का क्या तर्क है, इस पर आज राष्ट्रमंच में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे सवाल भी और मिलवाएंगे आज के अपने विशेष मेहमानों से भी। छोटा सा ब्रेक। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा,
मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जाल। सीधा प्रसारण आप कोलकाता से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समय संबोधित कर रहे थे और दरअसल वहां पर अमूल के दही प्लांट का उद्घाटन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल में सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टों और अपराधियों के खिलाफ और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, विकास के भी बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर बताएंगे कि आज राष्ट्रमंच पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या सवाल है और कौन कौन आज हमारे साथ इस बहस में विशेष रूप से जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच। अब आपको बता देते हैं कि आज राष्ट्रमंच पे जो बड़ी बहस है उसके कुछ सवाल, कि क्या सवाल हम पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण पर हो रही है क्या जबरदस्त कार्रवाई, जिस तरह की खबरें, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है। दूसरा सवाल कि क्या अपने वादों के मुताबिक ही काम कर रही है बीजेपी की राज्य सरकारें, जिन 3 राज्यों की आज विशेष रूप से बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि भ्रष्टों, गुंडों और तुष्टीकरण पर कार्रवाई से किसी को क्यों दिक्कत हो सकती है, क्या मतलब है इसका, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चौथा सवाल राजनीतिक बदले की कार्रवाई का जो आरोप है विपक्ष का कि ये दरअसल राजनीतिक बदले की कार्रवाई, इस आरोप में कितना दम है, इसकी भी करेंगे पड़ताल। और पांचवा सवाल क्या ऐसी जबरदस्त कार्रवाई से क्या भ्रष्टों और गुंडों में दहशत है, क्या आगे इसका फायदा मिलेगा। इन सारी चीजों पर हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको अब मिलवाते हैं अपने उन मेहमानों से जो कि हमारे साथ आज विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, इस पर बल्कि जुड़ चुके हैं। केया घोष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत केया जी। साथ में तारिक खान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत तारिक भाई। साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं। और समीर चौगांवकर सर, वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस पूरी बहस में। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप ही से शुरुआत, जिस तरह से ये तीनों राज्यों की चीजें हमने दिखाई, भ्रष्टों, गुंडों और तुष्टीकरण पर कार्रवाई, ये आज हमारा टाइटल भी है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश तो खैर इस मामले में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जिसे कहते हैं चैंपियन रहे हैं, और अब उसी रास्ते पर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से यूसीसी की खबर कि जो एक शादी करेगा वही रह पाएगा, एक से ज्यादा जो शादी करेगा वो मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। ये सारी चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें अपने वादों, अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ही कर रही है या कुछ एक्स्ट्रा कर रही है। सर देखिए लालचंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबके लिए रोल मॉडल है, और योगी आदित्यनाथ जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी रोल मॉडल है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सरकार संभाली, तो 2007 से लेकर 2012 तक जो मायावती का कार्यकाल था, 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश यादव का कार्यकाल था, और 2007 से लेकर 2017 तक जो 10 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति, जो जिस तरीके से हिंसा का, भाई भतीजावाद, परिवारवाद का बोलबाला था, और उसके बाद जनता ने त्रस्त होकर जब प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और योगी मुख्यमंत्री बने,
तो जी। योगी आदित्यनाथ 2017 से लेके 2022 तक का जो पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में वो 10 साल के गड्ढे भरे, 2007 से लेकर 2017 के गड्ढे भरे। और उसके बाद अब जब 2017 में हम 27 में चुनाव में जाने वाले हैं, कुछ 6-8 महीने के बाद, मतलब योगी आदित्यनाथ का 10 साल का कार्यकाल देखें तो मुझे लगता है कि वो तमाम अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसका खात्मा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से किया है, और मैं अब ये बात दावे से कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के से पहले मुख्यमंत्री, या कहे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के से पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो अपने दम पर सरकार वापसी लाने की ताकत रखते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरीके से काम किया, अब बंगाल में जब इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पहले लेफ्ट की सरकार रही, टीएमसी की 15 साल सरकार रही, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की आई तो शुभेंदु अधिकारी ने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया है। और योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर का जो लोकप्रियता थी, वो आसाम में भी आप लोग को देखने मिली है, वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है, वो राजस्थान में भी, और अब बंगाल के अंदर भी देखने को मिल रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था जिस तरीके से, उसके बाद वो गुजरात गया, गुजरात के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने उसको लेकर एक कमेटी बनाई है, रंजना देसाई को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल के अंदर भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। और अब उसके बाद वह जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो क्या कमी निकाले इस सरकारों के अंदर। सरकार को उनको ऐसी जगह नहीं दे रही कि जहां वो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, भ्रष्टाचार है नहीं, अपराधों का सफाई हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बिल्कुल, मैं आता हूं दूसरे राउंड में आता हूं। अभी दरअसल कुछ देर पहले लाइव दिखा रहे थे कोलकाता से, तो वहां पर अमूल के दही प्लांट का उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, और कहा कि बंगाल के लोगों को भी मिष्टी दोई का बड़ा जो है स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दुष्यंत नागर जी, अगर सरकारें अपने वादे के मुताबिक, जैसे केया घोष जी की जो पार्टी है वो चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र जारी करते हैं ना, हाँ संकल्प पत्र जारी करती है, उसके बाद उस पर अगर कार्रवाई करती है तो तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि नेताओं और सरकारों की तो निंदा इस बात की होती रही है कि भाई वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं करते। यहां उन्होंने जो वादे किए, जिन वादों को लेकर के वो सरकार में आए, वो कार्रवाई कर रहे हैं, उन वादों को पूरे कर रहे हैं, तो आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत नागर सर। देखिए सर, बिल्कुल भी जो आपकी बात है मैं उससे पूर्ण रूप से असहमत नहीं हूँ, आंशिक रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, ठीक। लेकिन 1991 से ही भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर बनाने का, विधेयक लाके बनाने का, संसद के द्वारा बनाने का इनका एक नारा था, जिसपे 10 वर्ष में भाजपा को इन्होंने अपने पैरों पे खड़ा किया, सत्ता में लेके आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी, मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद भी, बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण संसद में विधेयक के द्वारा कानून बना के नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इन्हें सूट नहीं करता था। जो सूट करता है, मीठा भी मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी हमारे साथी समीर जी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बुलडोजर एक्शन की बात। दुष्यंत सर, आपको लगता है कि ये लोकसभा में विधेयक लाके ही बनाता राम मंदिर, तब जाकर के वो राम मंदिर अच्छा बनता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, केस को जीता, मतलब केस को हिंदू पक्ष ने जीता, और उसके बाद मंदिर बन गए। तो हमने भी बहुत मजबूती से रखा था, ऐसी बात नहीं है ना। उस समय ये बात हो गई थी, सेतु समुद्रम वाले परियोजना में ये बात आ गई थी कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। नहीं आया, ये मिथ्या है। एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, उसको वापस ले लिया सरकार ने, यूपीए की सरकार ने। यूपीए की सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना का कभी विरोध नहीं किया। सेतु समुद्रम परियोजना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। मैंने आपको वो उदाहरण दिया है कि भाई इनका संकल्प क्या था और इन्होंने क्या किया। संकल्प पे पूरे उतरने वाले नहीं है, ये तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम इस तरह के करते हैं। दूसरा, मैं समीर जी ने बुलडोजर एक्शन को लेके बड़ा महिमा मंडन किया। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, कई एक्शन ऐसे बुलडोजर के द्वारा हुए जिन पे माननीय न्यायालय ने सवाल खड़े किए, उनकी बात आप नहीं करते। दूसरी बात करते बिल्कुल हैं, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो कुछ कहा है, समान नागरिक संहिता, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है सर, ठीक है, लेकिन समीर जी उसकी बात नहीं करते। दूसरा, मैं समान नागरिक कानून संहिता की बात करूंगा। समान नागरिक आचार कानून संहिता के बारे में
संविधान सभा ने बात करी, होनी चाहिए कि लेकिन नहीं? भारत की विविधता, सुन लीजिए, भारत की विविधता को बरकरार रखते हुए होनी चाहिए। भारत में सब पे समान कानून बनना चाहिए, लेकिन समीर जो सर कुछ भारत बोलना में चाह विविधता रहे है, हैं। समीर सर की आवाज नहीं है। समीर सर म्यूट शादी करने हाँ की अनुमति बोलिए। देते। ये विविधता है कि एक आदमी चार आ रहा हूँ, चार क्या शादी जी आ करे। रहा हूँ। ये विविधता है कि एक आदमी चार चार शादी कर ले, ये विविधता है भारत की। दुष्यंत जी की आवाज नहीं आ रही। समूह रहते हैं हाँ। बहुत से। देखिए समीर जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं। हाँ। अब आप जबरदस्ती मेरी आवाज को दबाना चाहते हो नहीं तो मैं नहीं, चुप हो आपकी जाता आवाज हूं। बड़ी बुलंद आ रही है। कौन दबा रहा है? बहुत बुलंद आ रही है सर। नहीं, समीर जी मेरी आवाज दबा रहे हैं साहब। मैं तो आपसे शिकायत कर रहा हूँ सीधी सीधी। नहीं नहीं, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं। आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जवाब दुष्यंत देने के भाई, लिए ही हूं प्रश्न यहाँ। ये है कि एक व्यक्ति की चार चार शादी करना है, क्या भारत की विविधता है? क्या ये विविधता है? देखिए, चार शादी की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में भी अगर पहली पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है कि वंश वृद्धि के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है, तो दूसरा विवाह हिंदू धर्म में भी किया जा सकता नहीं है। नहीं, ये एक अलग बात है। ये गलत है। इसका यूसीसी के विरोध से कोई लेना देना नहीं है। अगर गलत नियत से इसका कर रहा है तो यूसीसी गलत के है। विरोध से क्या लेना देना? वो तो ठीक है, कहीं घटना घट गई, उसके बाद अगर शादी करनी है, सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। दूसरी लेकिन शादी की साहब, मैं परमिशन ये के लिए। कहना चाहता हूं, संविधान ने हमारे बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, आदिवासियों के समूह हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले समूह हैं, हाँ, तो उनको उसका किया विशेष तो जा रहा अधिकार दिए हैं। किसी है। को आदिवासियों भूमि का, अधिकार दिए। आदिवासियों, मूल निवासियों, उनको जो है ऐसा किया जा रहा है कि उनको उससे बाहर रखा जा रहा है, जहां जहां जिन इलाकों में जैसी जरूरत है। मैं लौटता हूं, दूसरे राउंड में अब लौटूंगा। देखिए जी, अगर केंद्रीय केया जी इंतजार कर रही हैं, साथ में तारिक साहब भी इंतजार कर रहे हैं। पहले केया जी के पास। केया जी, जो कार्रवाई हो रही है आपकी सरकारों के द्वारा, आप तो यही कहेंगे कि वादे के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, यही है आपका तर्क? क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए लालचंद जी, हमारा ऐसा है कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, वादा से मुकर नहीं जाते। और आपने शुरुआती जो आपने कहा था, जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी आज कहा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नरम और गरम सरकार चल रही है। अब आप पूछेंगे नरम और गरम यानी? जरा बताइए। नरम यानी पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल 5 दशक में कोई इंडस्ट्री ढंग का, बोलिए अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, बड़ा बोलिए, छोटा बोलिए, बना ही नहीं था। बल्कि वामपंथियों के जब सरकार चल रही थी, तब एक के बाद एक बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ से चले गए, और बाद में आगे वामपंथी 2.0 यानी कि तृणमूल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जहां पर करीब 6,800 लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल से ताला लगा के वो चले गए। अब उल्टा हो रहा है कि हम लोग देखे 2 महीने में तो हम ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के प्रति नरम सरकार है ना? निवेशकों के लिए नरम। गरम किसके लिए? नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी, क्योंकि हमारा वादा था जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल में रहेंगे। अरे आप तो इतना, अरे भाई साहब, दुष्यंत जी इतना लेक्चर दे रहे थे कि आपके बोलने में कोई नहीं बोले। अब आप ये क्यों नहीं मान रहे? यही है कांग्रेस की खामियां। आप लोग जो कहते हैं वो मानते नहीं है, और जो मानते हैं वो कहते नहीं है। ये आपकी खामियां हैं या आपकी खूबियां, आप समझ लो। तो अब गरम बात आते हैं, यहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रही थी लालचंद जी, आपने देखा था सीए आंदोलन से लेके। केया जी, अभिषेक बनर्जी कुछ और ज्यादा गर्म हो गए। उन्होंने कहा जरा सत्ता में वापस तो आने दो, बीजेपी के सारे दफ्तर गिरा दूंगा। वो तो बोल रहे कि लालचंद जी, उन्होंने कहा कि ये एक्शन होगा। हम कहा कि वो एक्शन तो वो कर चुके थे, हम लोग तो रिएक्शन दिखा रहे हैं। जो कोई अवैध बिल्डिंग, अवैध कोई निर्माण नहीं चलेगा। असल में ममता बनर्जी का पूरा सरकार अवैध तरीके से सरकार चला रहा था। अब युवराज जो है तारिक खान साहब, तो सब कुछ हम लोग अवैध सरकार नहीं चलाने, अवैध निर्माण नहीं चलाने देंगे। अवैध तरीके से धमकी चमकी डीजे वाले बाबू इतना कुछ सब कुछ बोल रहे थे, ये नहीं चलेगी बीजेपी के सरकार। अब रुक जाइए तारिक खान साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मतलब ठीक है, देखिए चुनाव होना है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर सीएम योगी वर्सेस आपके नेता अखिलेश जी, वो एकदम पर्सनल लेवल पर भी कुछ हो रहा है क्या, कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से?
दोनों तरफ से तो पर्सनल लेवल पे बयान जो हारने लगता है, जैसे योगी साहब दे रहे हैं पर्सनल लेवल पे बयान, अब वो उनको पता होगा कौन कितनी बजे सो के उठता है। मुझे तो नहीं पता यहाँ पैनल में जो लोग हैं कितनी बजे, उनका पर्सनल मैटर है, आप कब उठते हैं मुझे नहीं मैटर। पूरा शेड्यूल गिराया उन्होंने। बहरहाल ये हार की निशानी है, जब हारता आदमी तब आव होता है। अब मैं आज बात करता हूँ भ्रष्टाचार की। अब देखिए, चढ़ावा चोरी हुई, भ्रष्टाचार थोड़ी ना है, भक्ति है। मध्य प्रदेश में पूरा चावल का घोटाला हो गया, वो क्या है? सुशासन। 1000 करोड़ का चावल का घोटाला। और सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में पता है? समाजवादी पार्टी की सरकार है सरकार। और क्या वहां समाजवादी पार्टी की सरकार? नहीं, समाजवादी पार्टी बना तो सकती थी, लेकिन कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कह के रोक दिया था ना। अरे अब आपको बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं। सुनने तो कहने तो दीजिए, सबको बोलने दिया आपने, मुझे बोलने नहीं दिया। आप ही बोल रहे हैं। आप कह रहे थे भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। जो चावल वाला घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, एक जगह स्कूल ही नहीं था, वहां बीएड का स्कूल चल रहा है, ये भी भ्रष्टाचार नहीं। और नीट का पेपर तो कभी भारत में लीक ही नहीं हुआ सरकार, और अगर लीक भी हुआ तो वो भ्रष्टाचार नहीं, तो प्रेम है। कोई गलती से छोटा मोटा पेपर लीक, तो यूपी में आप तरीके से, तारिक भाई, इस तरीके से, तारिक इस साहब, तरीके से सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ यूपी में आप मध्य प्रदेश के चावल घोटाले की बात उठाएंगे? यूपी में, यूपी चुनाव में यूपी में ही तो चढ़ावा चोरी नहीं हुआ ना। हाँ। चोरी थोड़ी ना है भाई, भ्रष्टाचार नहीं है ये सब। और उसके बाद आपने कहा कि मैं सारा पॉइंट आपको नोट किए हूँ, गुंडे माफिया खत्म हो गए। अरे एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा मर्डर यूपी में, और 3 सबसे ज्यादा बलात्कार वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एनसीआरबी का डाटा समाजवादी कार्यालय से, समाजवादी पार्टी के समय में क्या स्थिति थी? नहीं, समाजवादी पार्टी की स्थिति जो भी रही हो, नहीं, उस समय की सरकार में क्या स्थिति थी? हमको हम में कमी रही तभी हमको हटा के आपको बनाया है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताते हैं चूड़ी टाइट कर दी और गले में लोग लटका लटका के जा रहे हैं, तो मर्डर में भारत में 1 नंबर पे क्यों है? वो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध में 1 नंबर पे क्यों है? नहीं समझ में आता है। ये सारी बातें आपने कही। आपने कहा कि यहाँ से गुंडे लोग खत्म हो गए हैं। अरे भाई, वही गुंडे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं 10 नाम गिना दूंगा। जब कोर्ट ने पूछा सफा में तो अब नहीं है ना, उनका डेटा दो, लोग में कमियां हैं तभी हम लोग साथ नहीं, सपा में अब गुंडे नहीं है ना। ओ सरकार मैं कह रहा हूं, हम लोग में कमियां हैं, इसलिए हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो खूबियां बता के वापस आएंगे ना सत्ता में, तारिक भाई। जिनको सत्ता दी है, जिनसे कोर्ट कह रही है कि बताओ ये बाहुबलियों के ऊपर कितने मुकदमे, ठीक, जो 10 बाहुबली। केया जी का जवाब, केया जी का जवाब, केया जी जवाब। तारिक जी से एक सवाल है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन एक सवाल है। आप बोल रहे हैं कि जो गुंडे थे वो चले गए भाजपा में, तो आपके पार्टी में जब थे वो लोग जो भी थे, तो आपको मतलब उसके उनके खिलाफ व्यवस्था क्यों नहीं लिए? वो गुंडे थे, आपको मालूम था, क्यों नहीं लिए? पहली बात। और दूसरी बात, जो एनसीआरबी का डेटा आप दे रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा, मैं भी पश्चिम बंगाल से हूँ। ममता बनर्जी बोलती थी कि पश्चिम बंगाल में रेप की घटना घटती नहीं है। मैं बोल रही हूँ रेप की घटना बहुत घटी है, आधा से ज्यादा, मैं तो बोलूंगी 75% से भी ज्यादा वो दर्ज होने नहीं देती थी, क्योंकि उनको दिखाना था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, तो इन मुद्दों को उठा करके आपने सरकार पलट तो दी ना भाई। अरे मैं तो दाद दूंगी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स छुपाते नहीं यूपी में तो बताना पड़ेगा ना। वहां तो ममता बनर्जी की सरकार को आपने ये कमियां बता करके पलट दी, लेकिन यूपी में तो मामला दूसरा है। यूपी में आपको अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी। समीर सर, आप तो देखे हैं लालचंद जी, जो दर्शक है, जो मोलेस्टर है, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है। ये रेप के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन रेपिस्ट के साथ क्या घटना घटती है वो उन्होंने कहा। ठीक, समीर सर, क्या क्या मुद्दे लेकर के, जिस तरह से आप योगी आदित्यनाथ के पिछले, मुझे लगता है कई हफ्तों से आप भी फॉलो कर ही रहे होंगे कि जिस तरह के वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार एकदम एक्शन मोड में दिख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के वो स्ट्रांगली चुनाव में जाएंगे, जिसमें कि वो उनकी प्राथमिकता में रहेगा? क्योंकि कुछ तो उन्होंने झलक दे दी है, जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार का परफॉर्मेंस हो, वो सब की बातें उठा करके उन्होंने की। और जो चढ़ावा चोरी वाली बात अभी कह रहे थे ना तारिक भाई, उस पर योगी आदित्यनाथ की कोशिश तो यही रही कि फ्रंट फुट पर खेलें। समीर सर, देखिए लालचंद जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब 2027 के चुनाव में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उनका लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा। 2027 उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त कर दिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की बहनें और माताएं रात को 10 बजे निकलने से डरती नहीं, उन्हें पता है कि योगी का मुखिया कौन है। अगर एक चौराहे पे कुछ तारिक साहब तो वो गिरा रहे थे एनसीआरबी का डेटा। समीर सर,
देखिए एनसीआरबी का डाटा अभी तारिक भाई जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं कि अखिलेश यादव के समय एनसीआरबी का डाटा क्या कहता था, वो उस समय क्या क्राइम की स्थिति थी, और उस समय के अंदर जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी अपराध दर्ज नहीं करती थी, अखिलेश यादव के समय भी दर्ज नहीं होते। तो ओवर आजम खान इनका मंत्री, अब जो देखो इतनी बड़ी सरकारी जगह घेर के जितने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जो एक मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार जमीनों का कर सकता है, उस मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री का इतना भ्रष्टाचार पे आंखें बंद कर ली, राष्ट्र बन गए। वो महिलाओं के अत्याचारों पर पहले तारिक खान साहब का रिएक्शन, तारिक खान साहब आपका रिएक्शन। योगी आदित्यनाथ का बहुत स्पष्ट माने अपराध होगा, मामला दर्ज होगा, जो अपराधी होगा वो किसी भी जाति का धर्म का, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है यही तारिक खान साहब का रिएक्शन। तारिक खान साहब, सवाल का जवाब सवाल ही नहीं होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सत्ता में हैं, हमारे अंदर कमियां रही होंगी तो सत्ता में हम नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं बहुत आराम से। नहीं, अब सवाल आपसे है, एनसीआरबी का डेटा चिल्लाता है, तारिक खान साहब सिर्फ कहता नहीं है, चिल्लाता है। अगर योगी साहब का शासन इतना अच्छा है, तो जो बलात्कार है, वो हत्याओं की घटना है, उसमें उस अनुपात में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। यूपी लगातार इन सब घटनाओं तो कितने, किस अनुपात में कमी आई है? ठीक है, उस अनुपात में कमी नहीं आई है, लेकिन कुछ कमी आई है। आप ये भी, आप कम से कम इतना मान रहे हैं। आप दिखाइए ना, आप दिखाइए ना। मैं कह तो रहा हूँ कि आपको देखिए, ऐसा है, जब आप मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे तो ब्रिजेश सिंह का भी नाम आपको लेना पड़ेगा। फिर बताइए कि ब्रिजेश सिंह कौन है और जेल से बोलिए समीर सर, बोलिए। क्यों उनके साथ 100 पुलिस वाले चलते हैं सुरक्षा में? बताइए, ब्रिजेश सिंह को जानते हैं आप? जो मुझे लगता है नहीं, आप कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अखिलेश यादव रोज पत्रकार वार्ता लेते हैं। अखिलेश यादव, देखिए साहब, यही बात, यही दिक्कत है। अखिलेश यादव नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो अखिलेश यादव जी अपने पत्रकार वार्ता में क्यों नहीं कहते? रंजय सिंह का जिक्र करा अखिलेश यादव ने, करे अखिलेश यादव। आप ब्रिजेश सिंह को नहीं जानते, आप विनीत सिंह को नहीं जानते, आप सुशील सिंह को नहीं जानते। जानते हैं तो बताइए कौन है ये लोग? अखिलेश यादव ने जिक्र करा क्या पत्रकार वार्ता में? अखिलेश यादव हम तो विकास दुबे को भी जानते थे, हम अनिल दुजाना को भी जानते थे, सबको जानते थे, जिनको काउंटर में निपटा दिया। विनीत सिंह कौन है बताइए? फिर विनीत सिंह कौन है? विनीत सिंह कौन है बताइए? सबको जानते हैं आप। ब्रिजेश सिंह कौन है? कौन है ये माफिया नहीं है? सबको जानते हैं। और वो अखिलेश यादव ने पूछा क्या पत्रकार वार्ता में? लेकिन डेटा कोर्ट में मांगे, इस समय पहले एक रिएक्शन के लिए दुष्यंत नागर सर के पास। दुष्यंत नागर सर बोलिए। देखिए, समीर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों के लिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मुद्दे होंगे 3, राम मंदिर, रोजगार और इंसाफ। राम मंदिर मुद्दा बना लिया, राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर बना लिया। राहुल गांधी राम मंदिर अभी तक राम मंदिर से दूर थे, याद रखिएगा। अभी राहुल जी वहां गए नहीं है राम मंदिर। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे। जिस पार्टी का नेता राम मंदिर में क्या बात है, उठाने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा, ये तो मैं बोलूंगी मोदी है तो मुद्दा रहेगा, रोजगार प्रमुख मुद्दा होगा। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। तारिक भाई जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। मैं कहता हूं कि अगर कोई राम मंदिर नहीं गया तो आपको डकैती करने का लाइसेंस मिल गया? नहीं, किसी को लाइसेंस नहीं दिया, इसीलिए तो पकड़ करके जेल में डाल दिया, इसीलिए तो पकड़ करके जेल में डाल दिया, इसीलिए पकड़ के जेल में डाल दिया। कार्रवाई हो रही है, जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जो पीछे हुआ है वो सब भी सबको पता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केया जी जुड़ने के लिए, समीर सर जुड़ने के लिए, दुष्यंत जी जुड़ने के लिए और तारिक भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राष्ट्रमंच पर जाहिर है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं वो राज्यों में कार्रवाई तो उसी हिसाब से कर रही हैं और बिना कुछ सोचे कर रही हैं। अब विपक्ष को सोचना है कि वो जनता को किस तरह से इन चीजों के बारे में कन्विंस करे कि ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई सच में है। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।